नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी। बीपी न्यूज़ भारत के लोकप्रिय प्रोग्राम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। आज खास प्रोग्राम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ ब्राह्मण नेता दिनेश तिवारी जी। ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज के खास मेहमान हैं हमारे कार्यक्रम में। हम उनसे तमाम सवाल पूछेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच पूरे देश में ब्राह्मणों के हित के लिए कैसे काम कर रहा है और राजनीति में या फिर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो गरीब, वंचित ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनको आगे लाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तिवारी जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। जी, जी। प्रणाम, नमस्कार। जी। तो पहला सवाल हमारा है ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच कैसे काम करता है पूरे देश भर में? और किस तरह से आप ब्राह्मणों को जोड़कर उनके हितों में कार्य कर रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच संगठन का गठन 8 वर्ष पूर्व जो है, विभिन्न उद्देश्यों से किया गया था, जिसमें प्रमुख उद्देश्य ये था कि हम जैसे ब्राह्मण को लोग एक बहुत ही उम्मीद की दृष्टि से देखते हैं कि ये समाज को बेहतर बना सकते हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी होती है। तो इस तरह का प्रयास किया गया कि आप अपने दायित्व को समझिए, अगर ब्राह्मण हैं, तो आप अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझिए। आप जी, ज़िम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं और हिंदू समाज को मजबूत करने के लिए ब्राह्मण समाज क्या कर सकता है, इसको जानने की आवश्यकता है। समाज में बहुत सारी ऐसी समस्याएँ थी, कुरीतियाँ थी, जैसे नशे का प्रचलन था। ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच संगठन उसके लिए लगातार काम कर रहा है कि ये नशे का प्रचलन कम हो। ब्राह्मण ही नहीं, अपितु पूरे हिंदू समाज में, देश में इस तरह की समस्या का समाधान हो। और दहेज प्रथा पर हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। जो लोग दहेज के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याएँ पैदा करते हैं, तो लोगों को जागरूक किया जाता है कि भाई दहेज मत लीजिए, एक बहुत बड़ी कुरीति है और इससे निकलिए और अपने बच्चों का विवाह अपनी समानता के अनुसार और और गुणों को देखते हुए किया जाए, ना कि दहेज के लिए किया जाए। इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। समाज की भागीदारी राजनीति में भी हो, इस तरह का भी प्रयास पार्टी संगठन करता रहता है। इसी तरह के उद्देश्य को लेकर के ये काम किया गया है। बिल्कुल। सर एक बड़ा सवाल है कि ब्राह्मणों में भी कई वर्ग होते हैं, वो गोत्र के आधार पर भी होते हैं। तो आप अपने संगठन में ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच में पूरे देश में कौन-कौन से ब्राह्मणों को जोड़ते हैं? और दूसरा जो सबसे अहम सवाल है कि जो गरीब और वंचित ब्राह्मण हैं, उनके लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी ब्राह्मण हैं, वो सब ब्राह्मण एक हैं। उसमें कोई विभाजन करने की आवश्यकता नहीं है। और जो विभाजन किया गया, जो हम लोगों को जानकारियाँ नहीं है, उसका हम लोग कुछ दुष्परिणाम भी भोगने का काम कर रहे हैं। जैसे बंगाल में बहुत ज़्यादा ब्राह्मण हैं, परसेंटेज वाइज़, लेकिन हम लोग चटर्जी बनर्जी को जानते ही नहीं है कि ब्राह्मण हैं, तो हमको लगता है ब्राह्मण नहीं है। इस तरह के बहुत सारे ब्राह्मण की कास्ट है जो सरनेम लगाते हैं और लोग को लगता है ब्राह्मण है ही नहीं। तो ये ज़रूरी है कि कोई भी ब्राह्मण हो, वो समाज का हिस्सा है। हम लोग उससे शादी-ब्याह से लेकर के विभिन्न प्रकार के संबंध रखने का काम करते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कोई भी उपजाति हो, कोई भी ब्राह्मण का सरनेम हो, हम लोग उसको कोई मायने नहीं रखते। हम सबके लिए बेहतर काम करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा आपका सवाल था, दूसरा कोई सवाल था, भूल रहा हूँ मैं। तो हमारा ये सवाल था कि जो गरीब ब्राह्मण हैं, जी, जी। उनको कैसे देखिए, ऊपर उठाया जा रहा है? हम लोग इसके लिए बहुत काम कर रहे हैं। जैसे किसी कन्या का विवाह है, तो हम लोग सहयोग करने का काम करते हैं। कोई बीमार है, अगर हमारे पास सूचना आती है, तो कोई सूचना ऐसी नहीं हो सकती जिस पर हमारे संगठन ने उस पर पहल ना की हो और ध्यान ना दिया हो। जो भी संभव होता है, हम लोग सहयोग करने का काम उनके लिए करते हैं। और केवल ब्राह्मणों के लिए ही नहीं करते हैं, पूरे हिंदू समाज के लिए काम करने का हम लोग प्रयास करते हैं। ब्राह्मण संगठन संगठन का नाम है, लेकिन ब्राह्मण का मतलब ही बहुत बृहद हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है और पूरे हिंदू समाज की ज़िम्मेदारी उसके कंधों पर आती है और उसको करने की आवश्यकता भी रहती है। हम लोग हिंदू समाज के किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर उसकी कन्या का विवाह है और लगता है गरीब है, तब उसका सहयोग किया जाता है। अब आप मैरिज लॉन में शादी कर रहे हैं, आप गाड़ी दे रहे हैं, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर,
तो उसके लिए संगठन नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आवश्यकता है, आप पात्र हैं, तो आपको मदद दी जाती है हमेशा। सर, आपने हिंदू समाज की बात की कि आपका जो संगठन है ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच पूरे हिंदू समाज के लिए काम करता है। तो अभी कुछ दिन पहले हमने देखा इटावा में एक बड़ा संघर्ष जैसी स्थिति बनी ब्राह्मण और यादवों के बीच। दो दो लोगों के बीच का मामला था, उसे दो समाज के बीच रख दिया गया। ब्राह्मण एकता ब्राह्मण यादवों के विरोधी हो गए, यादव ब्राह्मणों के विरोधी हो गए। तो इस इस प्रकरण से हिंदू समाज को, ब्राह्मणों को या फिर यादवों को कितना झटका लगा है? और एक इसी में सवाल है कि क्या पीडीए मजबूत हुआ है और हिंदुत्व कमजोर हुआ है? देखिए, ये कोई मैटर ही नहीं है, सिर्फ राजनीति के लिए इस तरह का प्रयास किया गया। हमने उस दौरान काफ़ी इंटरव्यू दिए थे, काफ़ी चैनल वाले हमसे संपर्क किए थे, तो हमने अपनी बात को बहुत अच्छे से रखा था। और रही बात इटावा मैटर की, तो इटावा में कोई मैटर ही नहीं था, वहाँ का मैटर एक कथा व्यास है और एक यजमान है, इतनी ही कहानी है। अब उसको आप पीडीए से जोड़िए, यादव जोड़िए, ब्राह्मण से जोड़िए, ऐसा कोई मैटर नहीं है। आज देश में बहुत सारे लोग आदर्श कास्ट के भी व्यासपीठ पर बैठते हैं, और लोग जानते हैं लोग कि किस कास्ट के बाद भी ब्राह्मण भी जाकर के उनका पैर छूता है। किस लिए पैर छूता है? इसलिए उस व्यासपीठ पर व्यक्ति विद्यमान है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप उस गरिमा को बनाएं, जिस गद्दी पर आप बैठे हैं उसका सम्मान और स्वाभिमान करना आपका काम है। अगर आप उस काम को नहीं करेंगे तो विवाद होगा, झंझट होगा, और उसको कोई पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए करता है, तो इससे ज्यादा विभत्स कार्य कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ये हिंदू समाज का व्यक्तिगत मामला है, ये किसी पीडीए का मामला नहीं है, किसी जाति का मामला नहीं है, ये पूरे समाज का मामला है। हम लोग कृष्ण को भी पूजा करते हैं, श्री राम की भी पूजा करते हैं, भगवान परशुराम की भी पूजा करते हैं, और हम बाबा रामदेव को भी फॉलो करते हैं, हम मुरारी बापू को भी फॉलो करते हैं, बहुत सारी उमा भारती को भी, ऋतंभरा को भी हम लोग फॉलो करते हैं। आप जानते हैं कि डिक्शनरी निकलेगी, बहुत सारे संत महात्मा हमारे हैं जो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन इससे समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस प्रकार का कृत्य अखिलेश यादव ने उसको माला पहना करके किया, बहुत ही गलत किया, बिना मामले को समझे। वो मामला जो जिसने कथा कराया था उसने स्पष्ट कहा था कि मैं जानता था कि ये किस कास्ट का व्यक्ति है, लेकिन मैं मुझको उससे निष्ठा थी, उसकी कथा मुझको पसंद थी, मैंने उसकी कथा कराई थी। लेकिन उसने जो और हरकतें की उससे हमको समस्या थी। तो इसका कोई हिंदू समाज से मतलब नहीं, हिंदू एक है, यादव मौर्य ब्राह्मण सब एक है, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। हमारा एक समाज एक बहुत सवाल मजबूत है। एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मणों को समय-समय पर टारगेट किया जाता है। आप ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच चला रहे हैं, पूरे देश में ब्राह्मणों के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने तमाम विवादित बयान दिए ब्राह्मणों को लेकर। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसे भी गलत करार दे दिया। तो इस तरह से जो ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, कहा जाता है मनुस्मृति को जलाया जाता है, इस तरह की भी घटनाएँ देखने को मिली। तो ये राजनीति, इस तरह की जो घटनाएँ, इस पर रोक लगे, इसको आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद एक व्यक्ति हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य एक व्यक्ति हैं, व्यवस्था नहीं है। आप देखते हैं कि समाज में जिस समाज से वो आते हैं, मौर्य समाज से, उस समाज के भी घर घर में श्री रामचरितमानस का पाठ होता है। उनके यहाँ कोई शादी पड़ती है, तिलक पड़ती है, कोई उनकी और मांगलिक कार्य होता है, गृह प्रवेश होता है, जितना हमारे यहाँ श्री रामचरितमानस का पाठ होता है उतना उनके घर में भी होता है। ये सिर्फ एक राजनीति के तहत समाजवादी पार्टी द्वारा उनसे बयान दिलवाया गया था कि आप इस तरह का बयान दे दीजिए, इससे लोग उत्तेजित होंगे, बातें करेंगे, मौर्य समाज को गाली देंगे, और हमारा वोट बैंक मजबूत होगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी को पता है कि आज पूरा हिंदू एक हो करके काम कर रहा है, वो बंट नहीं रहा है, और उनको बांटना है। उनको अभी आपने देखा, डिम्पल यादव की स्थिति देखा आपने, जिस तरह से एक मौलवी ने उनके ऊपर टिप्पणी की, ये कितनी खतरनाक और कितनी विभत्स है, बताइए। भाई, हमारा कल्चर, हमारा संस्कार क्या है? मैं कुर्ता पैजामा पहनता हूं तो मैं कोई टोपी नहीं लगाऊंगा भाई, तो क्या करोगे आप? तो ये चीजें जो है ये दुखद है, केवल राजनीतिक मामला है। आज हिंदू मजबूत हुआ है, हिंदुत्व
की सरकार आई है, हिंदुत्व के वोट से जो सरकार बन रही है, तब राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जब हिंदुत्व के वोट सरकार बनी है तब काशी में मंदिर बना है और भव्य रूप भगवान भोलेनाथ का हुआ है। जब हिंदुत्व की सरकार बनी है तब सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है, तब जाकर के एक रात में पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाता है और अमेरिका जैसा देश गिड़गिड़ाता है कि आप युद्ध बंद कर दीजिए। ये हिंदुत्व की ताकत है। आज स्वाभिमान जो भारत का बढ़ा है, जो आज हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बने, वो हिंदुत्व की ही ताकत है, उसी की वोट बैंक की ताकत से सब हो पा रहा है। तो एक अच्छा नेतृत्व, ईमानदार प्रधानमंत्री देश को मिला है, तो ये हिंदुत्व की ताकत है। और हिंदुस्तान हिंदुओं पर आधारित देश है। यदि जो 80% जनसंख्या जिस देश में, जिस समाज की होगी, उसके अनुसार ही देश मूवमेंट करेगा। अल्पसंख्यक देश को मूवमेंट नहीं करेगा। तो ये चीजें सर समझने की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी को चाहिए कि आप विकास की बात करो और सारी बातें करो। आप हिंदुओं को डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज करके गए वही आप कर रहे हो। ये चीजें नहीं ठीक है। इसको देश जान रहा है, समझ रहा है। सर आप उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं। हमने पिछले चुनाव में भी देखा है, हमारे पत्रकार मित्र बताते भी रहते हैं, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, 2022 के विधानसभा चुनाव हो, 2019, 2017 के चुनाव रहे हो। आपने भारतीय जनता पार्टी के, चूँकि आप भाजपा से जुड़े भी हैं, तो बड़ी मेहनत की, महीनों तक आपने वहाँ पर अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश में करीब 12% ब्राह्मण हैं। तो अमेठी कैसे बीजेपी हार गई और अब ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के जो हैं वो किस तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट किया हूँ और 2022 में भी किया हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं 2024 के चुनाव में पार्टी ज्वाइन किया दीदी स्मृति ईरानी के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से। उसके बाद हमने 2 महीने तक लगातार अपने, खास करके अमेठी विधानसभा में हमने घर घर संपर्क किया और सभाएं की और लोगों से अपील की वोट देने के लिए, भाजपा की विचारधारा से जुड़ने के लिए। मोदी योगी के द्वारा किए गए कामों को घर तक पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। लोगों की समझ में बातें आई, लेकिन कुछ संविधान का मामला ऐसा आ गया कि उससे जो है नुकसान हुआ, पूरे देश में नुकसान हुआ, उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ। वही नुकसान अमेठी में भी हुआ। लेकिन हम लोग अमेठी में फिर से लगे हुए हैं और भाजपा को यहाँ मजबूत कर रहे हैं। और दीदी स्मृति ईरानी का आशीर्वाद भी किसी न किसी रूप में पूरे अमेठी पर बना रहता है। उसका भी लाभ अमेठी को मिल रहा है। आज भी अमेठी विकास के पथ पर, उन्हीं के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर, दीदी के दिखाए गए रास्ते पर चल करके अमेठी आज भी विकास कर रहा है। सर एक आखिरी सवाल और हम लेंगे। उत्तर प्रदेश में, देश में ब्राह्मण युवाओं में या फिर ब्राह्मण समाज में आपको कौन-सी कमियाँ दिखाई दे रही हैं, जिन पर आपको लगता है कि अभी काम करने की ज़रूरत है? और ब्राह्मणों युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ब्राह्मण समाज ही नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। युवाओं को शिक्षा के विषय में सोचना चाहिए और उनके गार्जियंस को भी चाहिए कि बच्चों को अधिक शिक्षा देने का आप काम करिए। आप एक कमरे में रह लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएँगे तो आपके पास बहुत बड़ी समस्याएँ आएँगी और आपके पास बहुत धन होगा। पूत कपूत का धन संचय, अपूत सपूत का धन संचय। इसको हम लोग, हमारी एक देसी भाषा में कहावत है। तो आपका बच्चा बहुत ही बहुत धन आप रखे रहेंगे, अगर वो कपूत है तो सब बर्बाद कर देगा, आपके पास एक पैसा नहीं होगा। अगर आपका बेटा सपूत है तो वो पूरा बिल्डिंग खड़ा कर देगा, आपके नाम को आगे बढ़ाएगा। इसलिए मेरी अपील यही है पूरे हिंदू समाज से, भारतवर्ष के एक व्यक्ति से, कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए। शिक्षा में समझौता ना करिए। शिक्षा से ही सभी द्वार खुलते हैं और यदि हम शिक्षित और जागरूक रहेंगे तो हमारा देश आज उसी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए और हमारे फेस टू फेस स्पेशल प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ आज खास प्रोग्राम फेस टू फेस में जुड़े हुए थे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के वरिष्ठ ब्राह्मण नेता दिनेश तिवारी जी। ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। पूरे देश भर में ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए कार्य कर रहे हैं और न सिर्फ ब्राह्मण समाज के लिए बल्कि पूरे हिंदू समाज के लिए उनके मैसेज हैं, उनके काम हैं और उनके जो उद्देश्य हैं वो हैं। खैर इस खास प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।